धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? मेरा थोड़ा लैपटॉप में कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं अभी स्टार्ट तो कर देता हूं। तो हम लोग ना माधव निदान में वात व्याधि पढ़ रहे हैं। थोड़ा 5 मिनट में लैपटॉप शुरू हो जाएगा तो आप लोग को स्क्रीन पे भी दिखाई देने लगेगा। तब तक हम शुरू कर देते हैं। इसमें बता रहे हैं कि श्लोक नंबर 9 हम लोग देखते हैं। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि एवं विधानी रूपाणी। 1 मिनट रुक जाइए, लैपटॉप शुरू हो गया है, 1 मिनट बस रुक जाइए। 1 मिनट रुक जाइए। मैं 1 मिनट। इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है लैपटॉप ऑन होने में। आप लोग को सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, मैं तब तक शुरू कर देता हूँ। अभी लैपटॉप में से वो स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। इनमें शुरू कर देता हूँ। इसमें बता रहे हैं कि 9 नंबर का श्लोक है कि एवं विधानी रूपाणी करोति कुपितो निलः हेतु स्थान विशेषाच भवेद रोग विशेषकृत। 1 मिनट, इसमें स्क्रीन पे नहीं दिख रहे। इसका मतलब ये है कि कुछ तो लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं अभी 2 मिनट में लेके आता हूँ बात करते करते। इसमें बता रहे हैं कि वायु कारण और स्थान के भेद से अनेक रोगों को उत्पन्न कर देता है। अर्थात एक ही वायु शरीर के जिस जिस अंग प्रत्यंग में कुपित होता है उसी के अनुसार पीड़ा आदि कर देता है।
जैसे उदर में अगर होगा तो शूल कर देगा, अगर शाखाओं में होगा तो बेचैनी या पीड़ा कर देगा। इस तरह से असंख्य रूप दिखाई दिया करता है। तो टीकाकार बोलते हैं कि हेतु इत्यादि, हेतु विशेष आवरण आदि ही यथा श्लेष्मावृतो मन्या स्तंभकारी स्थान विशेष कुष्ठादि यथा पक्वाशयस्थो अंतर कूजन इत्यादि। तो इस पे मधुस्त्रवा टीकाकार बोलते हैं कि हेतु इत्यादि हेतु विशेष अर्थात दोषांतर से आवृत हो जाने के कारण, जैसे कफ से आवृत होने से मन्या स्तंभ कर देता है। जहां आप लोगों को ये मालूम है कि अगर मन्या में जाएगा तो वहां पे मन्या स्तंभ हो जाता है। उसी तरह से स्थान विशेष में जैसे पक्वाशय में चला जाएगा तो पक्वाशयगत बात हो जाएगा। और फिर वहां पे अंतर कूजन ऐसे सिम्टम्स कर देता है। तो इसको हमें कंसिडर करना चाहिए। और आगे फिर डिटेल में बता रहे हैं कि कोष्ठाश्रित वायु रहता है तो वो किस तरह से सिम्टम दिखाएगा, वो हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख पा, हाँ मेरे स्क्रीन पे आ गया। हाँ, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अब हम लोग एक बार 9th को फिर से एक बार देख लेते हैं, ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो श्लोक को एक बार देख के फिर हम आगे बढ़ते हैं। 9th वाला ही श्लोक पढ़ना है, बाकी तो हमने कल पढ़ लिया था 8 नंबर तक। एवं विधानी रूपाणी करोति कुपितो निलह हेतु स्थान विशेषाच भवित रोग विशेषकृत। इसका मतलब क्या बता रहे हैं कि वही चीज है कि वायु जहां जहां जाएगा वहां पे विशेष रोग को उत्पन्न कर देगा। 10th नंबर का आप श्लोक शुरू करते हैं आज। कोष्ठाश्रित वात के लक्षण आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तत्र कोष्ठाश्रिते दुष्टे निग्रह मूत्र वर्चसो ब्रग्न हृद्रोग गुल्मार्श पार्श्वशूलम च मारुते। मतलब कोष्ठ में अगर स्थित वायु रहेगा तो मल मूत्र का विरोध हो जाता है। ब्रग्न हृद्रोग गुल्म अर्श और पार्श्वशूल करता है अगर कोष्ठ में वायु आश्रित हो जाता है। टीकाकार क्या बोलते हैं इसमें कि सामान्यतः कोष्ठाश्रित वायु के प्रकोपित होने से मल मूत्र रुक जाते हैं। ब्रग्न मतलब हर्निएशन हो जाता है, ब्रग्न रोग। फिर हृदरोग हो जाता है, गुल्म बवासीर और पार्श्वशूल हो जाता है। एवं एतदेव विवरण होती कोष्ठाश्रित वात लक्षण महातत्र इत्यादि कोष्ठ शब्देनान विशेषा सर्वे आमाशयादयो गृह्यन्ते आमाशिदिकम तु पृथगपि वक्ष्यति निग्रहो अप्रवृत्ति ब्रग्न कोष्ठ वंशन संधि। इसका मतलब यह है कि इसी पूर्वक विषय को विशद रूप से स्पष्ट करते हुए कोष्ठाश्रित वायु के लक्षण लिखते हैं। तत्र इत्यादि मतलब कोष्ठ शब्द से सामान्यतया आमाशय आदि सबका ग्रहण किया जाता है। आमाशय वगैरह सभी जो अंदर के अवयव हैं, आमाशय आदि को में प्रकुपित वायु का पृथक पृथक भी निर्देश किया जाएगा। निग्रह मतलब अर्थात मलमूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। अंडकोश और वंक्षण ग्रॉइन एरिया है उसकी संधि में एक चपटी सी गांठ पड़ जाती है, उसे ब्रग्न या वध कहते हैं। मतलब ये इंग्वाइनल हर्निया के बारे में बता रहे हैं, ब्रग्न रोग तो हर्निएशन हो जाता है। उसी तरह से बता रहे हैं सर्वांग कुपित वात के लक्षण, पूरे बॉडी में अगर वायु का प्रकोप हो जाता है। 11 नंबर का श्लोक देखिए। सर्वांग कुपिते वात्रे गात स्फुरण भंजनम वेदना भी परिताश्च स्फुटयन्ति वास्य संदयः। इसका मतलब यह है कि सब अंगों में अगर वायु का प्रकोप हो जाता है तो सब अंगों में टूटने की सी पीड़ा होती है, सब अंग फड़कते हैं, संधियों में वेदना और फटने की सी पीड़ा होती है। टीकाकार यही बोलते हैं कि अगर दोनों मतलब अंत शरीर और शाखा आदि बाह्य शरीर में सामान्यतः प्रकोपित के लक्षण दे दिए गए हैं। अंग प्रत्यंग प्रकोपित वायु के विशेष लक्षण दिए जाएंगे। और यहाँ पे सर्वांग में अगर वायु का प्रकोप हो जाता है तो अंग प्रत्यंग फड़कने लगते हैं, फेसिकुलेशन या फिर ट्विचिंग जो फड़कन होती है, स्फुरण होता है वो होने लगता है। शारीरिक शरीर में हड़फूड़न रहती है, तीव्र वेदना के कारण जोड़ जोड़ टूटते हुए प्रतीत होते हैं। तो आप लोगों के पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि पॉलीएथालजिया, पूरे सारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, पूरे बॉडी में फड़कन हो रही है, और या फिर कोष्ठाश्रित वात के लक्षण, ऐसे सिम्टम्स आते हैं क्या आप लोगों के पास? अगर आते हैं तो कृपया बताइए। कंचन मैम आप बताइए। मैडम सर जी आते हैं सर, बिल्कुल जैसे एक एक वर्ड यहाँ पे जो दिया है ना बुक में वो सेम टू सेम दिखता है सर पेशेंट में भी। बिल्कुल ऐसे ही पेशेंट होते हैं और हम इसे आयुर्वेद की तरह ही ट्रीट करते हैं सर। अभी जैसे कि आप सिखा रहे हो तब से तो बिल्कुल ऐसे पॉली आर्थराइटिस है ये तो मैं कभी देखती ही नहीं हूँ अभी। बस उसका डायग्नोसिस है, उसको पता होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए, इसके हिसाब से। ये तो बिल्कुल हम जैसे इसको वायु की तरह, वायु की बीमारी है इस हिसाब से ही मैं ट्रीट कर रही हूँ अभी। और सर बहुत ही अच्छा, मतलब एक एक वर्ड जो दिया है ना, जैसे कोष्ठाश्रित वायु का है, सर्वांग कुपित वायु का है,
अभी ये पक्वाशय वात का भी आप पढ़ाओगे तो सेम ऐसे ही दिखते हैं सर। जैसे पेशेंट जैसे उस दिन वाला पेशेंट जो था ना, मैंने कल भी एक केस का ऑडियो वीडियो डाला था, तो उसमें भी वैसे ही था। तो वो 15 डेज से उसको पेन स्टार्ट हुआ था, कोई घर में डॉक्टर है उसके भतीजा, तो उसको बोला गया था कि आप टेस्ट करवा लो, तो आरए आरए पॉजिटिव आया। तो पर मैंने जैसे पूछा तो मुझे बिल्कुल सामवायु के लक्षण लग रहे थे पूरे। तो मैंने उनको बिल्कुल पहले ही बोल दिया था कि आपको अभी बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है। तो पेशेंट वैसे ही कंप्लेंट पैरों में तकलीफ हो रही है, घुटना दिख रहा है मेरा, और फिर बोलती है कि कभी मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मतलब मनी बंद था वहां पे भी पेन बोल रही थी। और उसको इच्छा नहीं हो रही थी, मतलब हर एक बॉडी का हर एक जॉइंट दुख रहा था उसका। तो जो जो ट्रीटमेंट दी गई ना सर उसमें, और सबसे पहले तो डाइट उसको बोला था मैंने, आप जैसे बताते हो वैसे सेम, कि बाजरे की रोटी खाना है अदरक लहसुन की चटनी के साथ, और तुलसी का यूज लेना है। तो उसको बहुत अच्छा फायदा हुआ। तो उसके जो भतीजे ने उसको बोला भी कि मैंने सोचा नहीं था, बोले कि ये 15 दिन में आपको इतना फायदा हो सकता है करके। तो वो खुश हो गए सर, और काफी मतलब उनको बोला भी कि मैंने कि अभी आगे भी थोड़ा आपको ऐसे ही फॉलो करना है, तो ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो काफी अच्छा मतलब ये जो पढ़ाते हो ना सर, एक एक वर्ड मिलता है और बहुत आसान हो रहा है, कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाते हैं। और ऐसे कोई भी बीमारी का मतलब डायग्नोसिस एलोपैथी के हिसाब से भी आए तो भी हमारा पूरा दिमाग अभी आयुर्वेद के हिसाब से चलता है बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। जी। डॉक्टर आरती शर्मा मैम, आपके जो कोलोन कैंसर के पेशेंट थे, तो प्रणाम सर। उनको भी ऐसे ही हो गया था, मल मूत्र का अवरोध वगैरह ये सब दिख रहा था क्या कोलोन कैंसर वाले पेशेंट को? सर नहीं, उनको मोशन बार बार आने लगा था। एक्चुअली उनका क्या था कि वो 2 महीने ना लगातार डोलो लेते रहे, और अच्छा। उनका मुंह अंदर से पूरा पक गया था। जैसे अच्छा। एकदम लाल, उनका जो जीभ है बिल्कुल लाल हो गया, होंठ भी बिल्कुल लाल हो गए जैसे। और जैसे मुंह उनका, मैं उनका फोटो भेजूंगी आज, उनका मुंह पूरा दीजिएगा। पीला हो गया एकदम से। ठीक है, आप ऐसे पेशेंट देखे हैं तो बताइए, कोष्ठाश्रित वात के लक्षण, सर्वांग वात के लक्षण ऐसे देखे हैं, कुछ याद आ रहे हैं? फिर ये फाइब्रोमाइल्जिया का एक देखा था, मतलब उसमें भी ऐसे था कि उसके सारे जॉइंट्स में बहुत ज्यादा, पूरे जैसे बॉडी के मसल जैसे उसके इतने खिंचते थे, पूरे मसल में इतना ज्यादा पेन था, मतलब बहुत सीवियर पेन था उसमें भी, ऐसे मसल में हर जगह जहां भी उसको हाथ लगाओ, जहां भी उसको टच करो, तो वो ये बोलता था कि मुझे कोई टच भी करे, मुझे पेन ही पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। जी। जैसे इसमें लिखा है सर्वांग कुपितवात, तो बिल्कुल ऐसे ही लक्षण थे उसमें। तो उस समय तो हमने ऐसा नहीं सोचा कि ऑलरेडी वो डायग्नोस केस था, तो ऐसे फाइब्रोमैल्जिया करके तो हमने जो बात शामक औषधियां हैं तो वो दी। 2-3 महीने ट्रीटमेंट चला तो वो ठीक भी हो गया, और अभी उसको फिर से रिपीट हुआ। तो अभी इस हिसाब से सोचेंगे तो शायद अच्छा रिजल्ट आए। जी। ठीक है। अभी डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, पवन जी कुछ बताना चाहते हैं? सरोज जी, ऐसे पेशेंट देखे आप लोगों ने, कोष्ठाश्रित वात के लक्षण, सर्वांकुपित वात के लक्षण अगर देखे हैं तो बताइए। मीनल मैम कुछ बताइए। प्रशांत भट्ट जी। प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए। सर बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले आ गए या यूरिनरी टेंशन वाले आ गए, आते हैं सर नॉर्मल रूटीन में ऐसे पेशेंट। तो जैसे मैम ने बताया, कंचन मैम ने बहुत अच्छा बताया, ऐसे ही डेली रूटीन में हमें पेशेंट देखने को मिलते हैं। ये तो कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है, हर किसी को मिलते हैं सर। जी। पेट में अफारा हो गया एकदम पे, और पूरे शरीर में जोड़ों में दर्द, थकावट, ऐसी सारे गुल्म के भी काफी सारे पेशेंट आते हैं सर। जैसे पेट में इधर से गोला सा उठा फिर उधर चला गया, और गुल्म के भी काफी पेशेंट मिलते हैं सर। वातज गुल्म के तो बहुत देखने को मिलते हैं। जी। ठीक है, किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं बताना? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का श्लोक देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं पक्वाशय स्थित वात के लक्षण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रहो विणमूत्र वाता नाम शूलाद्मानाश्म शर्कराः जंघो रुद्र पात पृष्ठ रोग शोफो गुदे स्थिते। मतलब गुदा में, पक्वाशय में वायु के स्थित होने पे मल मूत्र और वायु का अवरोध हो जाता है। पेट में शूल और अफारा होता है।
अश्मरी होता है, शर्करा होता है, जांग उर और त्रिक स्थान में, पैरों में, पेट में, पीठ में पीड़ा होती है और शोथ हो जाता है। ऐसे पक्वाशय स्थित वात के लक्षण है। किसी ने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो कृपया बता सकते हैं। किसी को अपना अनुभव शेयर करना है तो बताइए, नहीं तो हम आमाशय स्थित पढ़ते हैं। 13 नंबर का श्लोक। रुख पार्श्वोदर हिन नाभेस तृष्णोद्गार विसूचिका कास कंठास्य शोषश्च श्वासश्चामाशय स्थिते। इसका मतलब यह है कि आमाशय में जब वायु का विकार हो जाता है तो पार्श्व में, उदर में, हृदय, नाभि में पीड़ा होती है, प्यास अधिक लगती है, डकारे आते हैं, विसूचिका, खांसी, कंठ और मुख में शोष तथा श्वास के लक्षण हो जाते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं वो आप देखते हैं। पहला वाला जो श्लोक था वो देखते हैं। उसमें टीकाकार ये बोलते हैं आमाशयस्थ वायु के लक्षण। इसमें टीकाकार बोलते हैं 12 और 13। इसमें बोल रहे हैं ग्रहो विण मुद्रा नाम, ये वाला हो गया। रुक पार्श्वोदर हिन नाभे। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि गुद स्थित वात के लक्षण ऐसे बताएं कि ग्रह इत्यादि, अश्मा अश्मा अश्मरी, रोगो रुजा, गुद इत्योत्तर गुदे पक्वाशय इत्यर्थ न तो गुद मात्रे तथा स्थित्याश्मरी के कर्तृत्वानुत्पत्ते है। मतलब गुद स्थित प्रकोपित वायु के लक्षण बता रहे हैं। ग्रह इत्यादि, अश्मरा, अश्मरी, रुजा, रोग। गुद शब्द यहाँ पर गुदा और पक्वाशय को ग्रहण किया है। और तो इसका मतलब ये है कि जब गुदा में हो जाता है, पक्वाशय में स्थित होता है, 12 नंबर का श्लोक, तो वहां पे मल मूत्र अधोवायु की रुकावट हो जाती है। उधर में शूल, अफारा, पथरी, मूत्र शर्करा आदि रोग हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त टांग, सांथल, त्रिक और पीठ में शूल होता है और अंग सूख जाते हैं। इस तरह से आमाशय में जब हो जाता है तो बताया रुख पार्श्वोदर नाभे तृष्णोद्गार विसूचिका कासा कंठा से शोष श्वास शामाशय स्थित। मतलब जब आमाशय में प्रकुपित होता है वायु तब पसवाड़ों में, पेट में, हृदय में, नाभि में अत्यंत पीड़ा होती है, प्यास अधिक लगती है, फीके ढकार आते रहते हैं, विसूचिका हो जाती है, खांसी होती है और कंठ और मुख सूखते जाते हैं और श्वास का वेग बढ़ जाता है। फिर बता रहे हैं कि अब आगे बढ़ते हैं। सुश्रुतोक्त पक्वाशय वात के लक्षण। सुश्रुत संहिता में क्या बताया है? 40 नंबर का श्लोक है। पक्वाशयस्तु अंतरकूजम शूलाटपो करोति च कृच मित्र पुरुषत्व मानहम त्रिकवेदनाम श्रोत्रादिष्वेन्द्रिय वधम कुर्यात् दुष्ट समीरणः। पक्वाशय में वायु का प्रकोप होने से आंतों में शब्द होता है, पेट में पीड़ा होती है, गुड़गुड़ाहट होती है, मल मूत्र त्यागने में कष्ट होता है, पेट फूलता है, त्रिक स्थान में पीड़ा होती है, मतलब सैक्रल एरिया में पीड़ा होती है, कान आदि इंद्रियों में वायु का विकार होने से उन इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है। टीकाकार बोलते हैं कि पक्वाशयस्त बात लक्षणम महा पक्वाशयस्त इत्यादि ननु पक्वाशय स्थिति पुनरुक्ति ही गुदे स्थित इत्यनेन वोक्तत्वात् उच्यते गुदे स्थिते इति दृढ़बलस्य लक्षणम पक्वाशय स्थिति सुश्रुतस्य उभय लिंगोप्यन्यास्तु सकल लिंग प्रदर्शनार्थम इत्य विरोधः। मतलब पक्वाशयस्त वायु के लक्षण कहते हैं कि पक्वाशयस्त इत्यादि, पक्वाशयस्त इत्यादि में पुनरुक्ति दोष आ जाता है क्योंकि ऊपर गुदे स्थिति इत्यादि गुद के निर्देश से ही पक्वाशय का ग्रहण हो जाता है। इसका समाधान लिखते हुए कहते हैं कि ग्रहो वीणमूत्र वातानम इत्यादि पूर्व निर्दिष्ट श्लोक तो दृढ़ बल का है एवं पक्वाशयस्त अंतरकुजनम यह सुश्रुत का है। तो पक्वाशयस्त वायु के सारे लक्षण का निर्देश करने के लिए ही दोनों तंत्रों का निर्देश किया गया है। पक्वाशय में वायु का प्रकोप हो जाने से अंतड़ियों में गुड़गुड़ाहट रहती है, उदर में शोथ होता है, गुड़गुड़ शब्द होता है, मल मूत्र बड़ी कठिनता से निकलता है, अफारा हो जाता है, त्रिक प्रदेश में पीड़ा होती है। इसी प्रकार कान, नाक आदि इंद्रियों में वायु का प्रकोप हो जाने से इंद्रिय शक्ति का नाश हो जाता है, कान बहरे हो जाते हैं और नाक से सूंघने की शक्ति नष्ट हो जाती है। तो बहुत बार ऐसे देखा गया है ना कि पक्वाशय में वायु है और कान में सुनाई देना बंद हो जाता है, और जैसे ही हम लोग पक्वाशय से वायु निकालते हैं, निरू बस्ती देते हैं या फिर अनुवासन बस्ती देते हैं, तो अपने आप सुनाई देना शुरू हो जाता है। ऐसा मेरे प्रैक्टिस में है। अभी डॉक्टर मुनीष शर्मा मैम आप कुछ बताना चाहती हैं क्या? शर्मा मैम। यस सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर ये जो पक्वाशयगत वात का आप बोल रहे हैं सर, ऐसे मैंने ना बच्चे कई देखे हैं। जैसे अभी रिसेंटली भी एक बच्चा देखा है, उसमें जो है ना बच्चे को ये कंप्लेन है कि वो पेट में दर्द है। और जैसे दो बच्चों का जो डायग्नोसिस था वो तो जो है जैसे वो मॉडर्न से करा के आए, तो उन्होंने बोला कि IBS है और उनका बहुत सारा खाना बंद कर दिया। लेकिन जब मैंने पेशेंट की हिस्ट्री ली और मैंने पूछा कि भाई क्या क्या खाते हो,
और सारी चीजें उससे पूछी तो पता लगा कि नहीं, इसको ना थोड़ा कॉन्स्टिपेशन टाइप का है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली उसको जो है, जैसे जो है ना इसका सांडू का आता है ना एप्टिलिफ्ट, जो पहले मादी फल रसायन आता था, तो उसको मैंने थोड़े थोड़े टाइम बाद दिया, थोड़ा सा हिंगवष्टक दिया, थोड़ा सा लवण भास्कर दिया, और उसको अभ्यारिष्ट दे दिया कि थोड़ा मोशन अच्छा हो जाएगा। तो देखा कि जो है ना, जैसे ही उन बच्चों का पेट साफ होना शुरू हुआ ना, तो बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। प्लस क्या है कि उनको जो है ये फिर हिस्ट्री जब ली थी तो ये पता लगा था कि सारा ना वो बाहर का जंक फूड खाते हैं, या ब्रेड ज्यादा खाते हैं, या मैगी ज्यादा खाते हैं। तो वो सारी चीजें जब किया तो एग्जैक्टली सर यही वाले लक्षण मिले थे। तो मैंने ये सारी चीजें ना बच्चों में ज्यादा देखी सर, बड़ों से ज्यादा। मे बी क्या है कि डाइटरी चेंजेस हैं या कुछ भी है, पर इस तरीके से। जी सर। जी, आप लोग को किसी को बताना है तो बताइए, तब तक मैं थोड़ा ये बता देता हूँ चरक संहिता में क्या बता रहे हैं। तत्र कोष्ठाश्रिते, अब कोष्ठगत वात के लक्षण क्या बता रहे हैं। कोष्ठगत वात, तत्र कोष्ठाश्रिते दुष्टे निग्रहो मूत्र वर्चसो ब्रग्न हृदय गुलमार्श पार्श्वशूलम च मारुते। कोष्ठ में वायु प्रकुपित हो जाता है तो मल मूत्र का संग हो जाता है। फिर भ्रग्न मतलब कि हर्निएशन होता है, हृदरोग होता है, गुल्म अर्श पार्श्वशूल, ये लक्षण स्वरूप या उपद्रव स्वरूप उत्पन्न हो जाते हैं। कोष्ठगत वात में आदमान के समान लक्षण होते हैं, ऐसा भी कहा गया है। इस रोग में तीव्र उदर शूल यह लक्षण आता है। हृदरोग आदि लक्षण वायु का संचार क्षेत्र स्पष्ट करते हैं। तो इसमें कोष्ठगत वायु में चिकित्सा क्या बता रहे हैं। चरक संहिता में बताया कि वायु का अनुलोमन करना ही महत्वपूर्ण चिकित्सा है। तो एरंड स्नेह शुंठी फांट के साथ देने से वातानुलोमन होता है। अनुवासन बस्ती भी लाभदायक होता है। उदर प्रदेश पे स्नेहन स्वेदन भी किया जाता है। उदर पर हिंगू लेप करना भी लाभदायी होता है। औषधियों में अम्ल रस, लवण रस, क्षार युक्त द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। और शंखवटी, लशुनादिवटी, शंख भस्म, पंचकोलासव, इनका प्रयोग कोष्ठगत वात में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। मतलब दीपन पाचन करने वाले और वायु का अनुलोमन करने वाले द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा बता रहे हैं आमाशयगत वात। आमाशयगत वात में बता रहे हैं हिरण्यनाभि पार्श्वोदर रुक तृष्णोद्गार विसूचिका कासह कंठास्य शोषस्य श्वासस्य आमाशय स्थिते। मतलब प्रकुपित वायु जो है आमाशय में चली जाती है तो क्या होता है कि पार्श्व में, उदर में, नाभि में वेदना होती है, तृष्णा बहुत ज्यादा होता है, उद्गार बाहुल्यता, विसूचिका, कास, कंठशोष और श्वास, ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें आमाशयगत वात है तो आम का क्षेत्र है आमाशयगत वात, तो यहाँ पर लंघन का बहुत ज्यादा महत्व है। लंघन के बाद दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग करें, और दीपन पाचन में त्रिकटु, भास्कर लवण चूर्ण, आम पाचक वटी ये उपयुक्त कल्प हैं। आमाशय प्रदेश में स्नेहन स्वेदन और हिंगू का लेप भी लाभदायक होता है। नाभि में आप लोग हिंगू लगाते हैं तो वो जो है आमाशयगत वात, वो उसमें फायदा होता है। इसी तरह से पक्वाशयगत वात, पक्वाशयगत वात में क्या बता रहे हैं, पक्वाशयस्तु अंतरकुजम शूला आटोपो करोति च त्रिचमूत्र पुरुषत्व मानहम त्रिकवेदनम। चरक चिकित्सा स्थान 28/26। पक्वाशयगत वात के कारण आंत्रकुजन, उदरशूल, आटोप, मूत्रकृच्छता, पुरुषकृच्छता, अनाह, त्रिक प्रदेश में वेदना, ये लक्षण निर्माण होते हैं। तो चिकित्सा में क्या बता रहे हैं पक्वाशयगत वात के लिए कि स्नेहन, स्वेदन, अनुलोमन, लेखन, शमन, इस क्रम से चिकित्सा करना चाहिए। सबसे पहले स्नेहन स्वेदन करना है, अनुलोमन करना है, लेखन करना है, शमन करना है। अधोदर भाग में स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, लोअर एब्डोमेन भाग में अवगाह स्वेद या ताप स्वेद का प्रयोग करना है। विरेचन के लिए एरंड स्नेह, हरित की, निशोत्तर उपयोगी है। फिर निरू बस्ती, अनुवासन बस्ती देने के लिए बोला है। मूत्र कृच्छता अगर है तो चंद्र प्रभावटी, त्रिवंग भस्म, गोक्षरादि गुकुल कल्प उपयुक्त है। इसके बाद में आता है गुदगत वात। तो चरक चिकित्सा स्थान 28वां अध्याय में 24 नंबर का श्लोक है कि ग्रहो विणमूत्र वातानाम शूलादमानाश्म शर्कराः जंगोरु त्रिकपाद पृष्ठ रोग शोषो गुदे स्थिते। मतलब गुदगत वात में मल मूत्र का विरोध होता है तो फिर क्या होता है, गुदा में अगर वायु है, मतलब इंटेस्टाइन में, वो भी सिगमेंट कोलन में वायु है तो शूल, आदमान, मूत्राश्मरी, मूत्र शर्करा भी, वायु का वेगों का विरोध हो रहा है यहाँ पे, तो मूत्राश्मरी और मूत्र शर्करा उत्पन्न होती है। साथ में जंघात, उरु, त्रिक, पाद, पृष्ठ, इन स्थानों में वेदना होती है।
तो इसमें चिकित्सा क्या है, तो स्नेहन, स्वेदन, अनुलोमन, लेखन, शमन। अधोदर भाग में स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, अवगाह स्वेद, ताप स्वेद, विरेचन के लिए एरंड स्नेह, हरित की, निशोत्तर, और निरुवस्ती, अनुवासन वस्ती। मूत्रकृच्छता है तो चंद्र प्रभावटी, त्रिवंग भस्म, गोक्षरादि गोकुल, ये सब का प्रयोग करना चाहिए। अभी आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। आरती में सर, कुछ, हाँ जी बताइए सर। सर गुल्म रोग के बारे में थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहे थे कि ये आमाशयगत बात की वजह से होगा क्या? हाँ, आमाशयगत बात से हो सकता है ना, पेरिटोनियम और स्किन के बीच में वायु का गोला बन जाता है। अच्छा, तो जैसे गुल्म रोग में बताते हैं कि उसमें 3 में से एक विकृति संभव होती है कि जैसे अधोमार्ग से जो क्या कहते हैं स्टूल का निर्गमन, जिसे विबंध कहते हैं, वो ना हो रहा हो, या एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही हो। तो एक कंडीशन कोई और थी, इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई एक या दो कंडीशन उपस्थित हैं तो उसे गुल्म व्याधि मानते हैं, ऐसा करके। तो यहाँ पे ये मतलब हमारे हिसाब से कि आमाशयगत वात का ही लक्षण होना चाहिए, जो मुझे लगता है। आमाशयगत बात तो आराम से निकल जाता है, गुल्म को निकालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वो तो ये पक्वाशयगत समझें क्या? नहीं, पक्वाशयगत से ही आगे जाके वो गुल्म में कन्वर्ट हो सकता है, अच्छा, वेगावरोध होता है तो। जी जी, पक्वाशयगत बात जो हम लोग अनुलोमन करेंगे तो वायु निकल जाएगा। ये हाँ हाँ वायु ऊपर पेरिटोनियम और स्किन के बीच में जाके गोला बन जाता है, इसको हाँ। निकालना मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि पक्वाशयगत वात का अवरोध हो जाता है, जैसे बॉवेल इसमें देखिए मूवमेंट। चरक चिकित्सा में क्या बता रहे हैं कि कोष्ठे प्रकोपम सोपैत वायु, कफम च पित्तम च दुष्ट वायुरुद्य मार्गान विनिबद्ध ताभ्याम, फिर नाभि पार्श्वोदर बस्ति शूलम करोति अथो याति न बद्ध मार्ग, पक्वाशय पित्त कफाशय वा स्थिता स्वतंत्र पर संशयो वा स्पर्शोपलभ्य परिपिंडित्वात् गुल्मो यथा दोष मुपैति नाम। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि कोष्ठ में प्रकोपित हुआ वायु पित्त और कफ को भी दूषित करके स्त्रोतों का अवरोध करता है, और हृदय, पार्श्व, उदर और बस्ती इन स्थानों में शूल निर्माण करता है। फिर मार्गावरोध की वजह से वायु एक ही स्थान पर ग्रथित हो जाता है, मतलब परिपिंडित्वात्, जो ये शब्द बोले ना, स्पर्शोपलभ्य परिपिंडित्वात्, तो वह स्वतंत्र रूप से या अन्य दोषों को साथ में लेकर स्पर्शगम में ऐसा ऐसा पिंड के रूप में ऐसा जब होता है तो उसको गुल्म बोलते हैं, ऐसा बोलते जी, हैं। यहाँ पे इन्होंने कोष्ठ में प्रकोपित वायु का जिक्र किया है, मतलब एग्जैक्टली आमाशय या पक्वाशय का जिक्र नहीं किया। नहीं, ये न स्पर्शगम में एक ऐसे गोला लगता है अंदर ऊपर। जी जी, वो तो कहीं पे भी बन सकता है, जैसे उसमें अलग अलग प्रेजेंटेशन रहती है, जैसे हृदय उसमें रहता है, हृदय में पार्श्व, उदर, उभय पार्श्व। जैसे हृदय हाँ में जो हम अगर सोचते हैं तो वातज गुलम का जो एंजाइना पेक्टोरिस टाइप का जो रहता है वो उसी से कोरिलेट ही करते हैं मोस्टली। जी हाँ जी जी। उसमें नाभि ऊर्ध्व भाग, नाभि प्रदेश, नाभि अधो भाग, उभय भाग, मतलब ये जैसे ना क्या है कि परिपिंडित्वात् पिंड के रूप में दिखता है। जी, तो कई बार जैसे मुझे ही वो कंडीशन हुई थी ना, तो एसिडिटी वगैरह और वोमिटिंग हुई रात में परसों, तो उसमें मुझे नहीं, ऐसा आपको जो हुआ वो आमाशयगतवाद था, वो ना जी, टेम्पररी फेज है, परमानेंट गुल्म तो बहुत ज्यादा आगे चला जाता है। उसमें अच्छा मिश्र ऐसे होता है ना, जैसे मान लो आपको वायु दोष तो वायु ही प्रधान होता है, मान लो हाँ। वायु भी पूरा प्रकोपित हो रहा है, वायु पूरा प्रकोपित होने के बाद मान लो आपको गुल्म बना हुआ है, और फिर आप जैसे जैसे आहार मान लो पित्तज वाले आहार लेते हैं तो पित्तज वाले लक्षण आने लग जाते हैं, कफ वाले ले लेते हैं तो कफ वाले आने लग जाते हैं। तो वो वातज, कफज और पित्तज में फिर हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर उसमें नेचर ऑफ गुल्म का भी हिसाब किताब रहता है। जो वातज वाला रहता है वो मूविंग वाला रहता है, ठीक है ना, और पेन उसमें बार बार होता है, या खाना जैसे खाना खाया तो पेन बंद हो गया, और खाना खाने के बाद फिर आधे पौने घंटे से सेकंड अवस्था पाई फिर मतलब पेन स्टार्ट हो गया। कफज वाला थोड़ा हार्ड होता है, उसमें थोड़ा सा वो नॉन मूविंग टाइप का होता है, और पित्तज वाले में दाहा वगैरह ज्यादा होता है। जैसे पित्तज का हम कफज पित्तज का हम ले तो पेनक्रियाटाइटिस वाला जो पेन वगैरह रहता है ना, स्यूडोसिस्ट जो बनता है पेनक्रिया में, वो पित्तज वाले का ही एग्जाम्पल हम सोचते हैं। हम्म। आपको गुल्म नहीं हुआ था मिश्रा जी? गुल्म इतना जी जल्दी नहीं ठीक होता है।
जी जी जी। ये मुझे केवल ऐसे वात ही का अवरोध लग रहा था, मतलब अवरोध था। हाँ, तो ये जो आमाशयगत वात, पक्वाशयगत वात, ये इन सब में था कुछ आपको। जी जी जी। गुल्म नहीं होता, गुल्म एक तो इतना जल्दी बात, नहीं ठीक होता है, बहुत टाइम लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वही मैं सोच रहा था, दिमाग रात भर मैं चलाता रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं गुल्म हो गया हो, तो वही मैं नहीं 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 नहीं, गुल्म होता तो अभी भी आपको होता ही वो कंटिन्यू। जो जी जी। कंटिन्यू मल मूत्र का वेगों का अवरोध करते हैं उनको गुल्म होता है, वो इधर उधर ऐसे डबक डबक घूमते रहते हैं। मीन्स गुल्म इज ये क्रोनिक कंडीशन। क्रॉनिक, हाँ, जी। बहुत ज्यादा उसमें स्थान संशय हो जाता है दोषों और का। ये जो अभी चर्चा चल रही थी कि जो हमारा पक्वाशयगत वात की वजह से जो कानों का सुनाई पड़ना कम हो जाता हाँ है, हाँ, डीप, ये बताइए। ये कंडीशन मेरे ग्रैंडफादर को है। तो उनको बेसिकली पेट साफ नहीं होता था, और उनको जो मूल व्याधि है वो है पार्किंसन। पार्किंसन की वजह से बॉवेल मूवमेंट्स उनके बहुत ज्यादा कम रहते हैं, जिसकी वजह से स्टूल बड़ी हार्ड रहती है, और हार्ड रहने के कारण उनको कान से सुनाई नहीं पड़ता। और इस तरीके के जो डीफ केसेस होते हैं जिनको सुनाई नहीं पड़ता, उनको पूरी दुनिया बहरी लगती है और चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। तो इस तरीके की उनकी भी स्थितियां थी। तो मेरे दिमाग में भी यही आता था कि जो कान है वो हमारा आकाश महाभूत का स्थान होता है। तो हमने आकाश के अवकाश को अगर जो रिक्त कर दें, अप्रतिघात गुण इसका ठीक कर दें, तो आकाश का अवकाश जो होता है वो उसका अप्रतिघात गुण वापस रिगेन किया जा सकता है। तो इससे कान का सुनना उनका हम लोग थोड़ा वही ना, नॉर्मल। पक्वाशय वायु का मूल स्थान है, जी। पक्वाशय। और कान भी है वायु का स्थान। आपने भाई, पक्वाशय पे काम किया, अपने आप कान भी ठीक हो जाएंगे। हाँ, तो पकवासे पे कान काम किया, उसके बाद में जो उनके कान में भी जो मेद धातु, मेद वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से कान का भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करने के लिए कुछ दवाइयां दी। तो उसके बाद से उनका कुछ सुनाई पड़ना इम्प्रूव हुआ है, ऐसा महसूस होता है। हाँ, जी या फिर उसमें कर्ण पूरण करना पड़ता है, नस से देना पड़ता है। जी। बिलवादी तेल वगैरह का। जी। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। सर प्रणाम नमस्कार। सर। अच्छा, साथ में बोल रहे हैं। पहले कौन बोलेगा? मिनल मैम, प्रभात जी, कौन बोलेगा पहले? बोलिए मैडम, आप बोलिए। हाँ सर, जैसे कि अभी हम पक्वाशयगत और ये आमाशयगत वात के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सर ऐसे पेशेंट्स बहुत, मतलब ज्यादातर जो पेशेंट हमें दिखते हैं उनमें ये दिखता है कि जिसमें भी वात का अवरोध है वहां पर शूल की संप्राप्ति मिलती ही है कहीं ना कहीं। जहाँ कहीं अगर संधि की वेदना है वो भी हमारी इस चीज से कनेक्टेड होती है कि आपका पक्वाशयगत वात या फिर आमाशयगत वात का प्रॉपर निर्वहन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जहाँ कहीं भी अगर संधिवात का भी दर्द है तो वो भी इस कारण बढ़ जाता है। आम बात में भी इस कारण से दर्द बढ़ जाते हैं कि आपका बाउल मूवमेंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर आपके आमाशय में किसी न का अत्यधिक या फिर अम्लपित्त के कारण अधिक वायु की उत्पत्ति अगर हो रही है, तो जहाँ कहीं के भी पेन होंगे वो बढ़ जाते हैं। पेशेंट अगर आता है कि मैम कल तक सही थे और आज दर्द बढ़ गया है, तो हम अगर उनसे पता करते हैं कि आपने कल क्या लिया था, क्या खाया था, और किसी कारण से अगर आपका आमाशयगत वात की वृद्धि हुई, तो फिर नेक्स्ट डे पूरी बॉडी में दर्द बढ़ जाते हैं पेशेंट्स के। ये बहुत कॉमनली देखा है सर। जी। सर एक इसमें भी मैं पार्किंसन के जो पेशेंट के बारे में बात चल रही थी, वैसे एक पेशेंट अभी आए थे सर कल, जी। तो उसके बारे में पूछना चाह रही थी कि सर उनको पार्किंसन है पिछले कई टाइम से, और वो एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रहे हैं बहुत दिनों से, जी। और उनको मलास्टम की प्रॉब्लम भी आना शुरू हो गई है। वो पार्किंसन की मेडिसिन लगातार लेने के कारण वो या फिर डेल्कोलेक्स ले रहे हैं, किसी न किसी लेक्सेटिव का प्रयोग कर रहे हैं, तभी उनका पेट साफ हो पा रहा है। और एज सर उनकी 70+ है, और पर एक्टिव थे अभी तक, लेकिन उनको एक नया डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ 1 साल से कि वो चलते चलते रुक जाते हैं। मतलब उनका हाँ, ऐसे ही होता है। डोपामाइन जब लेते हैं तो फिर चलना फिरना शुरू होता है। डोपामाइन नहीं लिया तो फिर मतलब चलना फिरना बंद हो जाता है। ये डोपामाइन का जब तक पावर रहता है तब तक ठीक रहते हैं। मीनल बॉस, ये पार्किंसन का जो सिम्टम ही होता है ना कि फेस्टिनेटिंग गेट टाइप का, मतलब कोई भी मूवमेंट इनिशिएट करने में परेशानी होती है। तो ब्रेडिकाइनेजिया जिसे कहते हैं कि माइक्रोग्राफिया, मतलब लिखेंगे भी तो बहुत छोटे छोटे अक्षर उनके होते हैं। तो
ये फेस्टिनेटिंग गेट होता है कि जैसे चलेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका जो गेट रहेगा वो ऐसा रहेगा कि जैसे दौड़ के चलने वाले हैं, लेकिन उनका कदम बड़ा स्लो स्लो पड़ेगा। मतलब अपीयरेंस ऐसा लगेगा कि जैसे दौड़ने वाले हैं, बट उनके कदम बड़े स्लो स्लो पड़ेंगे। तो हाँ ये इनिशियली वो जकड़ाहट होती है, लेकिन धीरे धीरे वो इनके मूवमेंट होते हैं। ब्रेडिकाइनेजिया इसे कहते हैं। माइक्रोग्राफिया, उनकी राइटिंग जो होती है वो बड़ी छोटी छोटी राइटिंग होती है। अच्छा, उसके बाद इनका जो बॉवेल मूवमेंट्स होता है वो बॉवेल मूवमेंट्स बड़े कम होते हैं। तो पार्किंसन के केसेस में बॉवेल मूवमेंट्स के कम होने की वजह से उनको दूसरे लक्षण जैसे जॉइंट पेन वगैरह, जो हम आयुर्वेद के हिसाब से देख रहे हैं कि वात वृद्धि हो गई, जॉइंट पेन हो गए, या सांस वगैरह की दिक्कत, या और भी कानों वगैरह की समस्याएं, ये सब पैदा हो जाती है। तो बहुत धीमे धीमे बोलते हैं, बोलना भी उनका ऐसा है कि मतलब स्पीच भी बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ा सा कम क्लियर है और आवाज कम निकलती है। ये जी, भी और इस पे जो हमारा मेजर, हमारा ये काम करने वाला जो डोपामीन होता है, डोपामीन क्या करता है कि सारे के सारे जो मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल रखता है। मतलब बढ़े हुए मूवमेंट्स को एक तरीके से कम कर देता है डोपामीन। तो यहाँ पे जो मॉडर्न साइंस भी मेडिसिन का इंडिकेशन करता है वो सिन डोपा, मिथाइल डोपा एंड लीवा डोपा का कॉम्बिनेशन देता है। डोपामिन बाहर से दे रहा है, मतलब अंदर से नहीं बन पा रहा तो बाहर से दे रहा है। ठीक है, ये बेसल गैंग्लियन की इंजरी की वजह से ऐसा डेवलप होता है। और बेसिकली इसका जो मेन काज है वो लिम्बिक सिस्टम में बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉब्लम है। तो ऐसे केसेस को हम अगर जो मैनेज करना चाहें, डोपामिन वगैरह का सेक्रीशंस को हमने थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें हमने ब्रेन के फंक्शंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ब्रेन के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए वही हमारे पास स्नेहन चिकित्सा है ना। तो स्नेहन चिकित्सा करके थोड़ा ब्रेन के हम नर्व्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरी चीज, ऐसे केस जब तक हम मैनेज नहीं कर लेते प्रॉपर, तब तक उनकी वजह से जो कारण पैदा हो रहे हैं, जैसे हमारा पेट साफ नहीं हो रहा, तो उनको मैनेज करने के लिए उनको हमेशा ही लेक्जेटिव पे डालना पड़ता है, जो कि उनका पेट साफ करते रहें, ताकि इसमें हम और लैक्सेटिव की फॉर्म में कोई स्नेह यानी कि एरन तेल का ही प्रयोग करें, या फिर हम हरित की लॉन्ग टर्म यूज नहीं कर सकते, तो हम लॉन्ग बेहतर टर्म हरित की तो मैम और रुखता करेगी इसमें। हाँ ऐसा आप करिए जिसमें स्नेहन साथ साथ होता रही और वात एग्रीवेट ना हो, क्योंकि वात ज्यादा है ना। बेहतर तो त्रिव्रत या फिर एरन तेल क्या सही रहेगा? एरंड हरी तक ही दे सकते हैं, एरंड हरी एरंड ब्रश। हाँ, जैसे पाठक सर भी बताते हैं ना कि एरंड जो होता है वो आम का पाचन भी करता है और वातानुलोमन भी करता है, और विबंध को भी रिलीव करता है। तो एरंड तेल मेरे हिसाब से तो बेस्ट चॉइस लग रही है। बाकी सर बता सकते हैं कि और क्या दिया जा सकता है इसमें। अनुलोमन के लिए तो आप यही गंधवृत की सबसे बेस्ट रहता है, जी माइल्ड। हाँ, मतलब ज्यादा में स्ट्रांग नहीं देने के वायु का प्रकोप हो। हाँ, तो इसमें किसी पेशेंट को अगर जो एरंड तेल लेने में ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही हो कि भाई ज्यादा कड़वा लग रहा है, तो एरंड की एक टैबलेट फॉर्म में भी एरंड आ रही है, जो कैस्टोफिन टैबलेट करके आ रही है, तो उसको भी चूस हाँ, के कोटिकल एरंड आयुर्वेदशाला का वो आता है, कैप्सूल आता है, मेरे जी। पास कैप्सूल्स हैं उसके। मैम वो तो गंधर्व हस्तादि भी आता है हाँ इसके अंदर। वही उसका कैप्सूल भी आता है, वो काफी अच्छा वर्क करता है। तो एक या दो कैप्सूल ही सफिशिएंट हो जाते हैं, एक ही काफी हो जाता है एक पेशेंट की लैक्सेटिव के फॉर्म में देने के लिए। जी, वो और है। कई बार तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे अगर खुद इस तरीके की दिक्कत होती है तो मैं सिंघनाथ गुग्गुल चूस चूस के खाता हूँ। उसमें भी थोड़ा आयरन का पार्ट मिला हुआ है, जो कि आम का पाचन करता है, तो वो भी पेट साफ करा देता है। हम्म, अच्छा, आप ब्रेन के ऊपर बता रहे थे, वो बताइए। हाँ, तो ब्रेन के ऊपर एक तो हमने ब्रेन्स की जो नर्व्स की रुचिता है उसको कम करने के लिए ब्रेन पे हमने उसमें नस्य वगैरह के माध्यम से कुछ स्नेह द्रव्य देते हैं। ठीक है, फिर अब हम इस तरीके के केसेस में ब्रेन्स के फंक्शंस को अगर जो और एक्टिवेट करना चाहें, तो मॉडर्न साइंस क्या करता है कि नूट्रोपिक एजेंट देता है। नूट्रोपिक एजेंट जो मेंटेन्स टू इम्प्रूव सेरिब्रल फंक्शनिंग, जो हमारे न्यूरोसिटेम एंड पायरासिटेम वगैरह रहते हैं। ऐसा ही हम अगर आयुर्वेद में भी देखें तो मेद्य औषधियां जो होती हैं, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गुडुचि, जटामांसी वगैरह में से एक आधा
सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इनके जो नर्व्स के फंक्शंस को हम और बैलेंस करने के लिए एकांग वीर, रसराज रस वगैरह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके साथ मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, अमृता सत, बात वगैरह की क्या कहते हैं मूवमेंट्स को नॉर्मलाइज करेगा एक तरीके से। ये बेसिकली इंजरी की प्रॉब्लम है एक गैंग्लियन में, बेसल गैंग्लियन में। और जहाँ पे गैंग्लियन होता है वहाँ पे नर्व सेल, जो हमारी नर्व सेल होती है उसका जो बॉडी वाला पार्ट होता है ऊपर वाला, एक्सॉन का नहीं, वो दिक्कत करता है। तो इसको दिमाग में सोच के हम ट्रीटमेंट ब्रेन की किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। जी पंचामृत गुल, हाँ, दिया जा सकता है मैम। पंचामृत गुल चलेगा इसलिए, है ना? जी जी जी। तो अच्छा, एक तरफ जो ब्रेन की हम कोई भी ट्रीटमेंट करें तो उसमें हम दो चीजों को जरूर देखें कि भाई ब्रेन जब हमारा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, ब्रेन से जब हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन टूट जाता है तो क्या होता है कि जिस जिस अंग का हमारा कोऑर्डिनेशन टूटा वहां की मसल वास्टिंग होने लग गई, एट्रोफी होने लग गई, मस्कुलर एट्रोफी। तो हमारे पास एक चैलेंज और होता है कि उस मस्कुलर एट्रोफी, जब तक हम ब्रेन के फंक्शंस को नॉर्मलाइज ना कर लें, ठीक है, तो ये मस्कुलर एट्रोफी को ना होने के लिए हमको लोकल ट्रीटमेंट वगैरह भी इंडिकेट किया जाता है, स्नेहन स्वेदन व है अभ्यंग वगैरह किया जाता है। इसका मेजर काज यही रहता है कि जब हम ब्रेन का ऊपर से बॉडी के दूसरे अंगों का कोऑर्डिनेशन मेंटेन करें, उस समय हमारी मस्कुलर एट्रोफी प्रोमिनेंट ना हो, ताकि हमारा कोऑर्डिनेशन ना हो पाए, है ना। तो उसको रीगेन करने के लिए हमारे पास दो चैलेंजेस हैं। एक तो ब्रेन के फंक्शंस को मेंटेन करें और दूसरी वास्तविक में उसके जो इफेक्ट आ रहे हैं ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया में पैथोलॉजी डेवलप होने की वजह से, जिस बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट आ रहे हैं उसको हम साथ के साथ मैनेज करते चलें। जैसे इन केस ऑफ पार्किंसन के केस में सबसे मेजर चैलेंज जो होता है वो होता है कि बॉवल मूवमेंट्स इरेगुलर हो गई, उसको हमने रिलीव करना ही करना है और हमेशा ही लेक्जेटिव देना ही देना है। उसमें हमने कुछ इफ एंड बट नहीं, और ये सोचें कि इसका बॉवल मूवमेंट्स अपने आप नॉर्मल आ जाएगा, नहीं आता, ठीक है। तो इसको हमने कोई ना कोई ऐसा एक विरेचन द्रव्य दे दें जिससे इसका पेट हमेशा साफ होता रहे, ताकि बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े इसका। अच्छा, जी तो मैम। उसके बाद ये बताइए वस्तियों का क्या इंडिकेशन है? वस्तियां में से कि अनुवासन वस्ती तो वर्क करेगी बिल्कुल बिल्कुल करेगी। अनुवासन बस्ती एक और उसके बाद निरूह बस्ती दूसरी। उसका भी मेजर फंक्शन यही रहेगा कि जो हमारा क्या कहते हैं कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीव होता रहेगा और बॉडी में वात गुण की वृद्धि नहीं होगी, रुच्छता डेवलप नहीं होगी। तो बस्ती बहुत बढ़िया रोल इस वजह से कर सकता है। अच्छा, अभी स्टार्टिंग में तो मैंने बात हर द्रव्य यूज करें। हाँ जी, बोलिए पवन जी। मात्रा बस्ती, यापना बस्ती, नस्य, शिरोधारा, शिरोपीचू, ये सारे इसी को यही चीजें हम ज्यादातर यूज करेंगे। उसमें एक्सटर्नल यूज के लिए हो गया सहस्त्रादि तेल हो गया, धानवंतरम तेल हो गया, ठीक है ना। और अक्षीर बला का नशा आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो ये। और चतुर्भुज रस का बहुत जबरदस्त रोल रहता है इसमें। और कपी कच्चू का मतलब इसमें क्योंकि डोपामिन रहता है ना उसमें बहुत ज्यादा। ब्राह्मी तेल का एक्सटर्नल यूज आप कर सकते हो, उसमें नशे के लिए भी यूज कर सकते हो। मात्रा बस्ती और यापना बस्ती तो इसके लिए मतलब बहुत जबरदस्त इसके लिए रिजल्टफुल रहती है। बाकी पाठक सर का भी पूछो। हाँ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ये क्या होता है, डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं ब्रेन में, इसलिए यही रसायन और ये बस्ती यही सब देते हैं, यापना बस्ती। तो सर ये रसायन अभी शुरू करूँ या पहले उनका एक बार शोधन जैसे कुछ वस्तियां लगवा दूं, उसके बाद में फिर रसायन करना शुरू करूँ? हाँ, और उसके बाद में नस्य का बहुत ज्यादा उपयोग रहता है इसमें, शीरबला तेल का। नस्य जितना देंगे उतना जल्दी वो पार्किंसन। मेरे एक पेशेंट है ना, नवीन जोशी करके नाम है, तो वो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में ही है। तो उनकी माता जी हैं,
तो इतना अच्छा फायदा हुआ है ना, मैं उनको कभी लेके आऊंगा 1-2 दिन में। मतलब पार्किंसन पूरा ठीक ही हो गया अभी 3 महीने के ट्रीटमेंट से। मतलब इतना जी अच्छा फायदा होता है नस्से से। हमारे विभाग में है शायद नवीन जोशी हाँ की। जी। शायद हाँ उधर ही है। मैं उनको लेके आऊंगा, आप देखिएगा, बात करिएगा। और ये डॉक्टर्स ने तो कहा था कि ये ठीक ही नहीं होंगे। बनबसा में मैं बनबसा में वार्ड बॉय हैं नवीन जोशी, उनकी माता जी, और इधर इसी क्षेत्र में है उनका घर गांव। हाँ हाँ हाँ। मैं उनको लेके आऊंगा ना, तो आप देखिएगा, बात करिएगा। पार्किंसन पूरा ठीक होता है आयुर्वेद से। और एक सर आप पेशेंट भी इसका डील कर रहा था पार्किंसन का, हाँ तो उसको भी मैंने ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिलवाया, और साथ में मैंने उसको सारे के सारे लोकल मर्म पॉइंट्स जो हैं वो भी स्टिमुलेट करवाए। जी तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसका रहा। जैसे कि अगर हमारे पैरों में वो प्रॉब्लम आ रही है फिक्सिंग गेट वाली, तो हम उसको सारे जानू मर्म से लेकर सारे जितने भी मर्म पैरों के हैं वो स्पेशली दिलवाएं। हाँ सब सर्वांग करवाए। मैम कत्तरपिंड स्वेद करे, सर्वांग स्वेद करे, उसका कोई हाँ भी वो तो उससे खैर हाँ वो तो खैर सर चल ही रहा है, वो तो स्टार्ट ही किया है मैंने अभ्यंगम सेवन। तेल के साथ मात्रावस्थी दो उसको, सैंधव लवण मिला के, ठीक है ना। उसमें 15-20 दिन से कम नहीं होना चाहिए मैम, ऐसा ये लगातार बस्ती है। 21 दिन का तो आपको करना ही करना पड़ेगा। और नशे के लिए आपको गोघृत भी इसमें बहुत अच्छा रोल रहता है, और क्षीर बला का भी बहुत अच्छा रोल रहता है। क्षीरोबस्ती आप उसमें करा सकते हैं, कोई भी तेल आप उसमें यूज कर ले, महावास तेल यूज कर ले, ब्राह्मी तेल उसमें यूज करें। और क्षीरोबस्ती कम से कम 7 दिन से कम होना नहीं चाहिए उसमें। और द्रव जो रहते हैं उसमें अश्वगंधा का मेन रोल रहता है, कपी कच्चू का मेन रोल रहता है, उसमें खुरासानी अजवाइन का बहुत जबरदस्त रोल रहता है। आप अगर दोगे ना वो खुरासानी अजवाइन जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया, अश्वगंधा, कपी कच्चू और खुरासानी अजवाइन, ये बहुत मतलब बला पाउडर भी आप यूज कर सकते हो। और उसमें लहसुन आदि क्षीर पाक और ये ब्राह्मी का क्षीर पाक या स्ट्रॉबेरी साथ में मिक्स करके बहुत अच्छा रोल रहता है। और बाकी तो आपको सबको पता ही है सारा क्वाथ द्रव्य में, जैसे 10 मूला सर क्वाथ हो गया। कपी कच्छू जो आप बता रहे हो वो शुद्ध करके देना है या कैसे? अभी एक लेटेस्ट रिसर्च है, ये जो कपी कच्छू है उसमें एल डोपा रहता है, नेचुरल वे में प्रेजेंट रहता है, तो ये इसमें बहुत अच्छा आपने बताया। तो उसको कैसे शुद्ध जी करके देना है? मैम शुद्ध करके देना है। बहुत अगर बढ़िया। आपको ऐसा दोगे ना, पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है तो किडनी के उसको कैसे, उसको शुद्ध कैसे करते हैं? कुचला मेरे ख्याल में कुचला को दुग्ध के साथ शोधन करते हैं, दुग्ध या गोमूत्र के। नहीं, बाकी कपी कच्छू, कपी कच्छू। नहीं मैम, कपी कच्चू को सभी को प्रणाम, मैं बताता हूँ। कपी कच्चू को शुद्ध करने के लिए दुग्ध में शुद्ध करते हैं। जैसे आपका आधा किलो कपी कच्चू है, उसको शुद्ध करने के लिए उससे 3 गुना या 4 गुना दुग्ध में लेके उसको बॉईल किया जाता है। जैसे अपन किसी भी चीज को बॉईल करते हैं, जब अच्छे से और कपी कच्चू को बॉईल करने का मतलब होता है कि उसके ऊपर का जो छिलका है, छिलके की जो कोटिंग है, वो हाथ से ऐसे मतलब दबाने से ही उसके अंदर से बीज बाहर आ जाए। तो इस प्रकार कपी कच्चू का शोधन होता है, दुग्ध में ही शोधन किया जाता है। और शोधन करने का तरीका होता है पोटली यंत्र के द्वारा। ये तो होता है वास्तविक तरीका। जो शास्त्रीय तरीका है, पोटली में जैसे आपकी कपू कच्छू है, उसको उसके कपड़े में पोटली बना के दुग्ध के अंदर रख दो, यानी दोला यंत्र की तरह, और उसमें उबाल आता रहेगा, दूध उबलता रहेगा, और उसका जो शोधन होता रहेगा। और जब उसको देखेंगे ऐसे दबाने से, तो उसका बीज बाहर निकल जाता है। जैसे अपन छोले खाते हैं, राजमा खाते हैं, तो उसका बीज बाहर निकल जाता है ना, इस प्रकार से उसकी कोटिंग उतारी जाती है। जो कपी कच्चू में जो अशुद्धि होती है, विषीय तंत्र होता है, वो उसके छिलके में होता है। तो उसका छिलके को रिमूव करना होता है। और फिर छिलके को रिमूव करने का दूसरा तरीका ये भी होता है, जैसे क्या बहुत हार्ड होता है, उसका जो स्टिक पार्ट होता है, जहाँ से ज्वाइंट होता है, वो हिस्सा छूटता नहीं है। तो उसको छुड़ाने के लिए जैसे बोरी की टाट होती है, उस पर रगड़ के छुड़ाया जाता है। या फिर जैसे ठंडी हो जाती है, जब हाथ से एक एक बीज को भी हटाया जाता है। बाकी हार्ड होता है वो। और जी सबसे सर, थैंक यू। तरीका तो है गोदुग्ध में ही उसको दोला यंत्र विधि से शुद्ध किया जाता है। लेकिन तो जैसे गोदुग्ध में करते हैं तो कितनी देर उसमें रखें? जैसे उसमें पोटली बना के रखते हैं और दूध मतलब खौलने दे, मतलब कितने देर? फिर भी कोई आइडिया, या बार बार खोल के देखना पड़ेगा? ना खोल के देखने की जरूरत नहीं है। आइडिया मान के चलो कि आप लगभग आधे से पौन घंटा लगेगा। कई बार ज्यादा भी लग जाता है। अगर आपकी अग्नि धीमी है, आपका दूध का
दूध में जलीयांश कम है या दूध की मात्रा कम है तो आपको दूध ऊपर से भी डालना पड़ जाता है। मैंने 2-3 बार शोधन किया, मैं देखता हूँ मेरे पेन ड्राइव में पिक पड़ी होगी तो मैं आपको वो सारी पिक भी डाल दूंगा। बाकी कई कई लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट भी करते हैं, जैसे मेरे एक मित्र से सुना था जो वो कोच पाक बनाता है। मैंने कोच पाक बनाया था इसलिए मुझे पता है कैसे शुद्ध किया जाता है। तो वो तो डायरेक्ट कुकर में ही जैसे दूध लिया और आज जैसे दूध के साथ ही कुकर में डाल के ढक्कन लगा के रख दिया, उसमें 15-20 सीटी ले ली और उसके बाद उसको बाहर निकाल लिया और दूध को फेंक दिया और जो बीज थे उनको वापस कलेक्ट कर लिया छलनी से। एक तरीका तो ये था। बाकी जो शोधित ही हो गया ना सर। क्या सर? पाक बनाना है तो वो तो बीच में ही शुद्ध हो गया। अगर आपको पाउडर फॉर्म में आपको लेना है, मैं वैसे तो मैं तो नहीं आप पवन जी समझे नहीं मेरी बात को। पहले जो कोच पाक बनाने के लिए उसको शुद्ध किया, शुद्ध करने के बाद उसका शुद्ध करने का तरीका, एक तरीका तो ये है कि आप दोला यंत्र में शुद्ध करके उसके बीज निकाल के सुखा के कलेक्ट कर लोगे। तो मेरे पास अभी अगर एक सेकंड आप रखो, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ कि शोधित तो कैसे होते हैं, शुद्ध कैसे होते हैं। 1 मिनट है जी। मैं मुकेश जी आपको को होस्ट बना देता हूँ, आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन अप्रोच इस पे पार्किंसन पे होना चाहिए, तो जहाँ पे ब्रेन में डिजेनरेटिव चेंजेस हुए हैं जैसे बेसल गैंग्लियन, सब्सटेंसिया निग्रा और ये हमारा लिम्बिक सिस्टम में, तो इनको हमने कैसे रिकवर करना है। जब तक इसकी रिकवरी नहीं होगी, डिजेनरेटिव चेंजेस को हम नहीं ठीक करेंगे, तब तक जैसे हम कपिकच्चू में आरती मैम बता रही थी कि एल डोपा हमारा नेचुरल रूप में होता है, तो एल डोपा को दे के हम बाहर से केवल उसके जो सिम्टम है उनको रिलीव कर सकते हैं, बट बॉडी अपने आप ही कोऑर्डिनेट करने लग जाए उसके लिए सब्सटेंसिया निग्रा या बेसल गैंग्लियन या हमारा लिम्बिक सिस्टम पे हमारा उसकी न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस को रिलीव करने के लिए ये ब्रेन पे काम करना बहुत जरूरी होगा, जिसमें हमारी बचा वगैरह है, कपिकच्चू है, ये सब चीजें। और कुछ भी दें उसमें हम यशद भस्म जरूर जोड़ें, रजत भस्म जरूर जोड़ें। यशद क्या काम करता है कि जिंक जो होता है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है, जिंक ब्रेन डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो हमारा क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कई बार जिंक डिफिशियंसी की डायरिया भी हो जाती है, तो जिंक को हमने ब्रेन के सारे हमारे डिसऑर्डर्स में यशद को देना चाहिए। और रजत भस्म, जैसे हम लोग सोना चांदी च्यवनप्राश में देखते थे कि सोना दे सुरक्षित तन और चांदी दे तेज दिमाग, तो चांदी जो होती है, रजत जो होती है, वो हमारे ब्रेन के फंक्शंस को वो भी बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। तो जिंक को किसी न किसी फॉर्म में हमने जरूर देना है, चाहे आयुर्वेद चाहे मॉडर्न। सर पंचायत मैनेजमेंट क्या देंगे इसमें? सरोज सर ये देख सकते हैं आप, ये जो मेरे हाथ में है ना, ये तो अशुद्ध कोच बीज है, व्हाइट वाले अच्छे से दिख रहे हैं आपको? जी बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो अशुद्ध है। और जब इनको शुद्धिकरण करते हैं तो इसमें जैसे कई बीज खराब रहते हैं तो ये फूल के अलग ही आ जाते हैं। ये जब पानी में भिगोते हैं तो ये वाले बीज ये रहे, ये मतलब जैसे कम है यानी पूरी तरह पके नहीं हुए, इनको यूज नहीं लेना। ये छोटे छोटे से रहते हैं, ये पानी में तैरने लग जाते हैं तो इनको यूज नहीं करते, इनको अलग हटा दिया जाता है। और उसके बाद जब इसको दोला यंत्र से शुद्ध करने के बाद इसका छिलका होता है ना, ये बहुत, ये जो हाँ ये जो पॉइंट हो रहा है, ये ज्वाइंट इसका छूटता नहीं है, तो इसको क्या बोरी की टाट पे रगड़ के या कपड़े से, सूती कपड़े से छुड़ाया जाता है, तो ये टाइट होता है। जब ये हटा दिया जाता है तो उसके बाद ये शुद्ध बीज हो जाते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, ये शुद्ध बीज है, इसके छिलका हटा दिया है। सर ये दोला यंत्र विधि में जो आप करते हैं ना, तो जैसे कोई नीचे बर्तन में हम कुछ काढ़ा या वाटर बॉयल करते हैं, उसके बाद पोटली में बंद करके इसको लटकाते होंगे ना? नहीं, इसको गोदुग्ध में शुद्ध करते हैं। इसमें दोला यंत्र में जो इसका लिक्विड रहेगा वो गोदुग्ध रहेगा, इसमें कोई क्वाथ नहीं रहेगा, कोई पानी नहीं रहेगा। अच्छा चलिए, गोदुग्ध हमने बॉयल किया किस बर्तन में?
नहीं, कोई आप है ना, कोई से भी बर्तन में गोदूग्ध को गर्म कर लो, चाहे लोहे का हो चाहे कढ़ाई कैसी भी हो, और उसके बाद उसका जो मतलब ऊपर वाला किनारा है उसमें एक आड़ी लकड़ी रख दो, और जो आपकी पोटली है उसको धागे से बांध के उस पानी के अंदर डुबो, मतलब उस दूध के अंदर डुबो डुबो तो वो डूबी रहेगी। जब दूध में डुबो के उबाल रखनी आता हो? है उस विधि से शुद्ध होता रहेगा ये। अच्छा, डुबो के रखनी है पोटली को? बिल्कुल, उसके अंदर डूबी रहेगी। जैसे अपन सब्जी उबालते हैं पानी के अंदर, आलू उबालते हैं, जस्ट लाइक ऐसे उबलेगा, लेकिन ये पोटली के अंदर रहेगा तो क्या सारे इधर उधर भगते नहीं है, एक जगह कलेक्ट रहते हैं और अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। पोटली थोड़ी सी लूज होनी चाहिए, जिससे क्या है कि उसका उबाल अंदर तक जाए और वो एक एक दाने को मतलब पूरी तरह बॉईल कर दे। छिलके हटे हुए कोच बीज है। हाँ हाँ, लगभग कितना समय लगता है इसको शुद्ध होने में? देखो अगर आप है ना, जैसे अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है, आपको जल्दी है तो आप अग्नि तेज रखोगे तो जल्दी हो जाएगा, अगर आप अग्नि धीमी रखोगे या मध्यम अग्नि रखोगे तो आपकी समय अवधि बढ़ जाएगी। वैसे इसको क्या मध्यम आंच पर ही पकाया जाता है, नहीं मीडियम जो फ्लो होती है ना, लो होती है, उस पे पकाते हैं। तो ये तो 2-2.5 घंटे भी लग जाते हैं। और डायरेक्ट आप कुकर में करते हो तो कुकर में तो जैसे एक बार कर लिया 15-20 सीटी ले ली, और उसके बाद चेक कर लो, नहीं हुआ तो उसमें थोड़ा और दूध डाल के दोबारा कर लो, और जो फिर जो दूध निकलता है उस सारे दूध को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, वो रीयूज अच्छा, नहीं है। इसकी कोई परीक्षा होती है कि हमारा प्रॉपर शोधन हो गया कपी कच्चू का? परीक्षा तो यही है कि इसको जैसे दबाने पर इसका छिलका तुरंत हट जाता है, यही परीक्षा है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे आप सर ये ब्लैक वाला क्या है? नहीं, ये शुद्ध है, ये सूखने के बाद ऐसा हो जाता है। उसका कवर हट गया है ना, उसके अंदर का ठीक है पोर्शन। ठीक है सर, ठीक है सर। और ये अशुद्ध है। साहू सर, ये कोच पाक बनाना है क्या आपने? क्या जी, ये किस लिए कोच पाक के लिए रखा बनाने के लिए? हाँ, जैसे कोच पाक के लिए भी रखा था, और वो जो अपना सर का वृक्ष योग फॉर्मूला नहीं है, उसमें कोच पाउडर डलता है, शुद्ध कोच पाउडर। जगदम्बिनी सर की बुक में एक वृक्ष योग फॉर्मुलेशन है, उसमें शुद्ध कोच बीज का पाउडर डलता है, तो ये मैंने उसके लिए बनाया था। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। साहू सर, इसमें आपने सुखाने के लिए कितने दिन लगते हैं, ये जो आपने कोच भी सिद्ध कर लिया पका के? मैम ये तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, छाया में शुष्क किया जाता है। अब जैसे रेनी सीजन है तो आपको 20 दिन भी लग जाएंगे सूखने में, और बिल्कुल समर सीजन है तो आपका 3 दिन में भी सूख जाएगा, 4 दिन में भी सूख जाएगा, और सर्दियों के सीजन में 7 डेज भी लग जाते हैं। तो ये तो क्या है कि मतलब मौसम की मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में शोधन करते हो और कब रखते हो। मैंने तो ये गर्मियों में शोधन किया था, जो मुझे 6-7 दिन लगे थे, अंदर रख दिया था मैंने कमरे में, पलंग के ऊपर कपड़ा बिछा के, तो ये आसानी से 6-7 दिन में अच्छी तरह ड्राई हो गया। अभी बहुत टाइट है, मैं तो कई बार क्या है कि एक हाथ इसमें से लेके उसको चूस भी लेता हूँ। सर इसको आपने धोया भी था क्या? जैसे आपने दूध से सिद्ध कर लिया, फिर इसको धोना हाँ, भी पड़ता देखो है? ये मैं बता रहा हूँ ना, धोने से पहले ये है, जैसे अपन इसको पानी में डाल के रखते हैं कुछ समय के लिए, तो जो कच्चे बीज मान लो, या जो जिनमें किसी प्रकार के कीड़े लगे हुए हैं, या जो वो निकल जिनका जाता है। पूरी तरह पाक नहीं हुआ है, तो वो ये बीज अलग ही निकल जाते हैं। तो ये मतलब कम है, वो है कम क्वालिटी के हैं, जैसे मतलब टोटली पूर्ण गुणयुक्त बीज नहीं है, तो इनको अपन ने रिमूव कर दिया। अभी दूध में करने के बाद भी धोना पड़ता है या पहले धोकर फिर दूध में डालो? नहीं, दोबारा पहले धोकर डालने से तो क्या होता है कि जो खराब बीज होते हैं वो हट जाते हैं। बाकी अगर उसके बाद जब अपन इसको अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, जब ये पूरी तरह पक जाता है और इसका छिलका उतरने लग जाता है ना, उसके बाद अपन इसको जैसे क्या होता है कि निकाल के रखते हैं, तो तब दोबारा धोने की जरूरत लगती है। अगर आपका गंदा हो गया या कुछ ऐसा लग गया तो आप धो लो, वरना धोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूध में अच्छे से धुल के ही निकलते हैं। कहने का मतलब है मार्केट से लाए और उसको पानी में डाल दो, जो नीचे बैठ गए वो सही है, जो ऊपर तैर रही है खराब उसको अलग से निकाल दो, बाकी को। जब वो डोला यंत्र की तरह करते हैं और दूध में से पोटली निकालते हैं, तो पहले हमने सारा उसका जो सिर्फ सीड निकाल लेना, छिलका हटा देना और उसको सुखाने के लिए रख लेना, ठीक है? जी जी जी। ठीक और है उसके सर। बाद उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार पाउडर करके यूज करते रहो। जी सर, काफी बढ़िया बताया साहू सर। अन्ना मैम बोल रही है कि क्लास का समय हो गया अष्टांग हृदय की, तो जी जी। साहू सर, वो दूध का क्या करते हैं आप? बचे हुए दूध का उसको फेंक देते हैं, उसको यूज नहीं करते। ठीक है, हम Even बाद में बात करते हैं, Thank- क्योंकि टाइम हो गया है अभी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।